इस बात को 94 साल बीत गए जब भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर 1929 में दिल्ली सेंट्रल असेंबली में स्मोक बम फेंका था। मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, मकसद था अटेंशन प्राप्त करना, ध्यान दिलाना कि ब्रिटिशर्स किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं देश के लोगों के ऊपर। देश के लोगों के लिए कोई लिबर्टी, कोई फ्रीडम नहीं है। कल देखो पार्लियामेंट में भगत सिंह के उसी इंसिडेंट को कॉपी करने की कोशिश की गई। दो विजिटर्स अपनी विजिटर गैलरी से कूदकर एकदम से आते हैं उस जगह पर जहां पे एमपीज बैठे थे, सरकार की नीतियों का प्रोटेस्ट करने के लिए नारे लगाते हैं, स्मोक कैंस का इस्तेमाल करते हैं और पूरे हाउस में इस प्रकार से येलो कलर की जो गैस है वो फैल जाती है। इन प्रोटेस्टर्स का भी यही कहना कि हमारा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था। बट देखो, इससे पहले कि आप इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में कि ये सही था या गलत था, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, जब भगत सिंह और उनके साथियों ने इस प्रकार का काम किया ना, उस समय हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश पर रूल कर रहे थे, बिल्कुल भी आजादी नहीं थी, लोगों को वोट देने का अधिकार भी लिमिटेड था। बट आज हमारे देश में लोकतंत्र है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। जनता चाहे सरकार बदल सकती है। सरकार की नीतियों से अगर जनता संतुष्ट नहीं है तो इलेक्शन होते हैं, सरकार को चेंज कर सकती है जनता। इवन देखो, गांधी जी ने और दूसरे लीडर्स ने जब आजादी के लिए संघर्ष किया था ना, तो जनता से आह्वान किया था। जैसे गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बोला था कि आप वो कानून जो जनता के हित में नहीं है, उन कानूनों का पालन मत कीजिए। बट देखो, अगर आज के समय में हम ऐसा करने लगेंगे तो अराजकता पैदा हो जाएगी। इससे तो बल्कि देश टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। और जिन लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया उसमें से एक महिला तो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट है, मतलब यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही, हरियाणा सिविल सर्विसेज का वो एग्जाम दे रही हैं। लेकिन देखो, अनफॉर्चुनेट इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। और उस दिन, जिस दिन पहले 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, आमतौर पे होता यह है जब कोई बड़ा टेरर अटैक होता है ना, तो उसके बाद कमेटी गठित की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ताकि फिर से उस प्रकार से सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। और हुआ भी 2001 के पार्लियामेंट्री अटैक के बाद में। लेकिन देखो, फिर से सिक्योरिटी ब्रीच होना, और उसी दिन जब आतंकी हमला हो चुका है 2001 में, ये ना सिर्फ देखो पुलिस की बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सरकार की एक बड़ी फेलियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी भी लोकतंत्र में देखो, पार्लियामेंट का स्थान जो है वो मंदिर के समान होता है, टेंपल के समान भी होता है। और लोकतंत्र के मंदिर पर हमला पूरे देश की इज्जत पर हमले के समान है। तो इसके लिए सरकार को जवाब देना चाहिए। आप बताइए, इस इशू पे आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में आप ओपिनियन बताइए। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 14 दिसंबर 2023 है आज की डेट। जबरदस्त डिस्कशन रहने वाली है आज की। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। देखो, पाकिस्तान समेत कुछ अन्य देशों में, फॉर एग्जांपल कनाडा में, भारत के कुछ विरोधी जो है ना, उनको मार दिया है अज्ञात हमलावरों ने। आरोप लग रहे हैं रो पे कि रो ने ये सब काम करवाए हैं। तो किस प्रकार से रो का सफर रहा जब से रो बनी है, और कैसे हमारे देश में इंटेलिजेंस फेलियर रहा 1965 वार के दौरान, 1962 वार के दौरान, और उसके बाद रो का गठन किया गया, सारी कहानी हम समझेंगे। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो देखो, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर्स का जो स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, इस इश्यू से संबंधित है। एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। तीसरा आर्टिकल मैनुअल स्क्वेंजर्स से संबंधित है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब देखो देश को आजादी मिली ना, तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इवन देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हर प्रकार की इंटेलिजेंस का जिम्मा दिया गया था आईबी को। अब अगर हम इंटेलिजेंस कलेक्शन की बात करें तो ब्रॉडली देखो 5 तरीके हैं इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के। सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें एजेंट्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। दूसरे नंबर पे सिग्नल इंटेलिजेंस, जिसमें सिग्नल्स में दखल देकर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी जाती है। तीसरे नंबर पे इमेजरी इंटेलिजेंस, जिसमें रडार, सेंसर्स या सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है। चौथे नंबर पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट से उठाई गई हो। और सबसे लास्ट में मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस। ये काफी खास किस्म का तरीका है। इसकी मदद से इमेजरी इंटेलिजेंस से कलेक्टेड डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है, जैसे सैटेलाइट, रडार से ली गई तस्वीरों में जो चीजें प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करना।
करना। अब जहां एक तरफ यूएस, रशिया जैसी कंट्रीज इन सभी सोर्सेज का यूज कर रही थी, वहीं आईबी इन सभी सोर्सेज का फायदा उठाने में नाकामयाब साबित हो रहा था। मैन पावर की कमी इसका एक प्रमुख कारण था। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाती है, जहां देखो चाइना को भारत की एक एक गतिविधि का पता लग रहा था पहले से, उनकी इंटेलिजेंस मजबूत थी, लेकिन चाइना की प्लानिंग के बारे में हमें नहीं पता था, हम तैयार नहीं थे, मतलब हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हो गई। और चाइना से मिली 1962 के युद्ध में हार से इंडिया जागा और अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करना स्टार्ट किया। बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए आईबी के अंडर दो नए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। इसमें पहला था एविएशन रिसर्च सेंटर, इसे इमेजरी इंटेलिजेंस और एरियल सर्विलियंस का काम सौंपा गया, और दूसरा था स्पेशल सर्विस ब्यूरो या सशस्त्र सीमा बल। इसका काम था बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एविएशन रिसर्च सेंटर्स के डेटा को समझना। इससे पहले कि देखो इंडिया चैन की सांस लेता, 3 साल बाद यानी 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। इंडिया देखो उस युद्ध को जीत तो गया, बट इस बार भी इंडिया की इंटेलिजेंस ने हमें धोखा दे दिया। हमारी इंटेलिजेंस एक बार फिर से फेल हो गई इस युद्ध में भी। आईबी की फेलियर्स को दूर करने के लिए इंदिरा गांधी ने देश के टॉप एजेंट रामेश्वर नाथ काउ को एक मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में आरएन काउ ने एक नई, बिल्कुल नई इंटेलिजेंस टीम का ब्लूप्रिंट रखा, जिसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ विदेशी धरती से इंटेलिजेंस को इकट्ठा करना। देखो दूध वाले से लेकर, अखाड़े वाले से लेकर, पहलवान से लेकर देश के अलग अलग प्रोफेशंस के सिविलियंस को इस टीम का हिस्सा बनाने के लिए बुलावा भेजा गया, और इन सभी को आरएन काउ ने खुद पर्सनली सिलेक्ट किया था। और ऐसे बनती है हमारी पहली फॉरेन इंटेलिजेंस टीम, जिसे आज हम RAW यानी रो के नाम से जानते हैं। पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। देखो शुरुआती दौर में 250 एजेंट्स को LOC, चाइना और साउथ एशिया जैसी 15 जगहों पर अंडरकवर भेजा गया। एक आम रिक्शे वाले से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक भेस बदल के इंफॉर्मेशन गैदर करने में ये सभी एजेंट्स पूरी तरह से माहिर थे। आज देखो इनका यही नेटवर्क सैकड़ों के बजाय हजारों में है और दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। और देखो इस एजेंसी को खड़ा करने का असली क्रेडिट जाता है आरएन काउ को। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वार में इनके कारनामों ने इन्हें रातों रात जासूसी की दुनिया में एक हीरो बना दिया था। जनरल सैम मानेकशॉ के साथ मिलकर इन्होंने बांग्लादेश के लोकल्स को हथियार दिए, और वो बांग्लादेश के लोकल्स लड़े पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट और अपने देश को आजाद करवाया। जनरल मानेकशॉ को आगे जाके भारत का पहला फील्ड मार्शल भी बनाया गया, जो कि देखो इंडियन मिलिट्री की सबसे टॉप पोजीशन है। बट देखो 1974 में ये सब पूरी तरह से बदलने वाला था। इस साल भारत अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा था। प्रोजेक्ट लीड कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने रो को इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी और सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक प्रपोजल भेजा। देखो भारत ने ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया ना, तो ना सिर्फ रो ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दुनिया की नजरों से छिपाया, इवन CIA जैसी पावरफुल एजेंसीज की नजरों से भी। एक्सपेरिमेंट के बाद भी जब कई सारे देशों की सरकारें इंडिया पर भड़क उठी, तो रो ने एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंधों को मेंटेन करने में। इस मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद रो को देश के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सीक्रेट ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व किया जाने लगा। इस मिशन के 4 साल बाद ही पाकिस्तान भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में लग गया। इस प्लान को काउंटर करने के लिए रो ने ऑपरेशन कहूटा लॉन्च किया। इस हाईली सीक्रेटिव मिशन को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान में तैनात 200 के करीब एजेंट्स को चुना गया। इन्हीं में से एक हमारे प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी थे। इन सभी का मिशन पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को कंफर्म करना था। रो एजेंट्स ने वहां महीनों पाकिस्तान न्यूक्लियर साइंटिस्ट को फॉलो किया, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। पर जब हमारे एक एजेंट ने सस्पेक्टेड न्यूक्लियर साइंटिस्ट के हेयर सैंपल्स को एक सैलून से कलेक्ट किया, तो उन्हें उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन के रेजिड्यूज मिले। ये सैंपल्स इंडिया वापस भेजने पे उन सैंपल्स में यूरेनियम की भारी मात्रा डिटेक्ट हुई और आखिरकार मिशन सक्सेसफुल रहा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट बेस को डिस्ट्रॉय करना अब एक मेजर प्रायोरिटी बन गया था। रो एजेंट्स एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट की ब्लूप्रिंट्स निकलवा लेते हैं। उनकी नेगोशिएशंस देखो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हमारा जासूस बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसके बदले में उसने 7 लाख रुपए और पाकिस्तान से सेफ एग्जिट की मांग की थी। अब जहां एक तरफ पाकिस्तान में यह सब हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारत में उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच तकरार चल रही थी। मोरारजी देसाई को यह भनक थी कि इंदिरा गांधी रो का इस्तेमाल उन पर नजर रखने के लिए किया करती थी, इसलिए रो को
रिस्ट्रेन करना उन्होंने सही समझा और उसके 2 करोड़ के सालाना बजट जिसमें करीब 300 एजेंट्स ऑपरेट कर रहे थे उसमें से 30% घटा दिया गया। तो अब इसी माहौल में ब्लूप्रिंट्स की रिपोर्ट पीएम को खुद चीफ ऑफ रो के शंकरन नैयर ने पहुंचाई और 7 लाख रुपए की मांग की ताकि उस साइंटिस्ट को दिए जा सके, जिसके बदले में वो साइंटिस्ट रो को न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट्स देते। लेकिन देखो 7 लाख तो दूर, उन्होंने के नैयर को दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स से दूर रहने के लिए कह दिया। गवर्नमेंट की इस नेग्लिजेंस से डिसअपॉइंटेड होकर नैयर ने अपनी पोस्ट से कुछ दिनों के बाद ही रिजाइन कर दिया। जब ये न्यूज पाकिस्तान में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते रा एजेंट्स को मिली तो सभी शौक रह गए, ये क्या हो गया। पर हार ना मानते हुए रो ने अपनी कोशिशें जारी रखी। अब आगे जो हुआ उसको लेकर देखो बहुत सारी थ्योरीज और अफवाहें हैं। अफवाहें ये हैं कि उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बातों बातों में उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक को बहुत सारी रो से संबंधित डिटेल्स शेयर कर दी, क्योंकि पीएम मोरारजी देसाई को रो पे भरोसा नहीं था। उनको लगता था कि ये एजेंसी इंदिरा गांधी के लिए काम करती हैं। इसका नतीजा ये निकला कि रो का एक जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था पाकिस्तान के अंदर, वो फिर पाकिस्तान की एजेंसीज ने ध्वस्त कर दिया। यानी रो के नेटवर्क को तोड़ के रख दिया पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने। वतन के आगे कुछ नहीं। राजी मूवी का ये डायलॉग सभी रो एजेंट्स की जिंदगियों को चंद शब्दों में बयां करने के लिए काफी है। इंडिया के सुपर स्पाई रविंद्र कौशिक को भी इसी वजह से तराशा गया, वो भी एक कॉलेज के नाटक में से। इंडिया में कौशिक एक्टिंग के फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे। जब इनके हुनर को पहचान के रो ने इनको ट्रेनिंग दी और कराची यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज स्टूडेंट बन के इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली। यहाँ इन्होंने मेजर रैंक तक अपना लंबा सफर तय किया और पाकिस्तान की कई सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि अटैक प्लान्स इंडिया में भेजने लगे। ऐसे ही इन्होंने पाकिस्तान में 8 साल ये किरदार निभाया। बदकिस्मती से आईएसआई के द्वारा 1985 में ये पकड़े गए। 2 साल लगातार इन्हें सियालकोट की जेल में टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और आखिरकार 2001 में ये बीमारी से जेल में ही शहीद हो गए। ऐसे ही हजारों रो एजेंट्स ग्लोबल थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए कई गुमनाम सीक्रेट ऑपरेशंस में आज भी एक्टिव हैं। इसके लिए कई बार रो ने इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी हाथ मिलाया है। जैसे कि 1980s में रो ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी KHAD और सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी एजेंसी KGB के साथ ट्राइलेटरल ऑपरेशन करे थे। इसमें से एक ऑपरेशन खालिस्तान की मांग कर रहे सिख मिलिटेंट्स को ट्रैक डाउन करने का था। KHAD का सर्कल पाकिस्तान में काफी स्ट्रॉन्ग था, जिससे सिख मिलिटेंट्स को ट्रैक करना आसान हो गया था। इसके अलावा अगर हम अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA की बात करें तो CIA और रो की पार्टनरशिप का सिलसिला रो की इस्टेब्लिशमेंट से भी पुराना है। लेकिन अगर एक्स रो एजेंट्स की माने तो यहाँ गेम कुछ और ही है। जैसे कि देखो CIA और बाकी एजेंसीज जो एक टाइम पे हमारी एलाइज थी, अब वो हमारे खिलाफ भी हो सकती हैं, क्योंकि हर इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ अपने देश के लिए काम करती है। इंटेलिजेंस की दुनिया में कोई देश किसी का सगा नहीं होता और यही नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर बनने की होड़ में सभी देश एक दूसरे की कमजोरियां ढूंढने में लगे हैं और इसके लिए सबकी पहली चॉइस है स्पाई वर्ल्ड का एक ऐतिहासिक कैंपेन साई वार, यानी कि साइकोलॉजिकल वारफेयर। इसका मतलब है किसी देश को अंदर से तहस नहस करना या दुश्मन के दिमाग के साथ खेलना। और इसके ढेरों उदाहरण हम अपनी जिंदगी में पिछले 7-8 सालों से देख रहे हैं। जैसे कि 2017 का चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ। तो हुआ कुछ ये कि 18 जून 2017 को इंडियन आर्मी के 270 जवान 2 बुलडोजर लेकर सिक्किम बॉर्डर क्रॉस करके डोकलाम में चले गए। ये था ऑपरेशन जुनिपर। अब अगर हम डोकलाम की बात करें, ये हिस्सा चाइना और इंडिया के दोस्त देश भूटान का है, लेकिन चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यहाँ अपनी रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। इसके बाद से ही इंडिया चाइना पॉलिटिक्स में टेंशंस और बढ़ती जा रही हैं और आग में घी तो ये है कि चाइना और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों से इंडिया के लिए दोनों तरफ से खतरा पनप रहा है। इसी वजह से रो एजेंट्स का भी चाइना या पाकिस्तान में जासूसी करना काफी मुश्किल हो गया है। साई वार का दूसरा एस्पेक्ट है दुश्मन देश में कन्फ्लिक्ट्स खड़े करना, ताकि दुश्मन के गोलियां चलाए बिना ही पूरे देश में सिर्फ कन्फ्लिक्ट हो और देश का खून बहे। इसमें हथियार भी हमारे हाथ में है और निशाना भी हम ही हैं। इसके कुछ बड़े उदाहरण हैं कम्युनल कन्फ्लिक्ट के। कश्मीर के जो हालात हैं उनको बिगाड़ने में यदि किसी की अहम भूमिका है तो हमारे पड़ोसी की भूमिका है। आज हमारा पड़ोसी किस प्रकार की नापाक हरकतें कर रहा है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इनको इंसर्जेंसीज या विद्रोह मोर्चा भी कहा जा सकता है। इनका इकलौता मोटिव होता है दुश्मन देश में अशांति फैलाना और ये तब होता है जब लोग किसी नई मूवमेंट को नींव देते हैं और अत्यधिक हिंसा का सहारा लेते हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी इंसर्जेंसी को रो ने हमेशा से ही हैंडल किया है, वो पंजाब और मिजोरम की 1980s की इंसर्जेंसीज हो या हाल ही में हो रही जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसीज, जो कि 2019 में आर्टिकल 370 के हटने से हाथ से बाहर जाने लगी थी और आतंकवाद अपनी
चरम सीमा पे था। इस पे एक्स रो चीफ एएस दौलत ने जम्मू एंड कश्मीर में बाल शक्ति की जगह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की सलाह दी और तब से रो और आईबी जैसी बाकी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर वहां के आतंकवाद में 65% बढ़ोतरी करी है। एक महीने पहले होम मिनिस्टर अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को इसकी वजह बताया है, जिसका मतलब ये है कि आतंकवाद या हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाना, जिससे कि वहां की जीडीपी में इस साल 10% बढ़ने की आशंका है। अब सवाल खड़ा होता है, इन इंसर्जेंसीज की लहर की शुरुआत आखिरकार होती कहां से है? ये दंगे अपने आप तो सिर्फ रेयरली ही होते हैं, ज्यादातर इसमें कोई तीसरी पार्टी चिंगारी का काम करती है और यही चिंगारी है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब इसी आतंकवाद नाम के कीड़े से रो सालों से भिड़ता आ रहा है, मगर प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि चाहे हम जितनी बार भी आतंकवादियों को देश से हटाएं, उनकी जगह लेने के लिए हजारों और तैयार रहते हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि ये असल में बस एक आइडिया या सोच है जो लोगों के दिमाग में देशभक्ति के नाम पे प्लांट किया जाता है, जहां रो के कोशिश करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसी प्रॉब्लम को जड़ से मिटाना ही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जिसके लिए एक तरीका है इनकी सप्लाईज कट कर उन्हें अंदर से खत्म करना, या फिर टेररिज्म के असली सोर्स को ये मैसेज देना कि अगर मुंबई अटैक जैसा कुछ फिर से हुआ तो बलूचिस्तान भी नहीं बचेगा। ये डायरेक्ट मैसेज है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का, जिनको सभी रॉ एजेंट्स रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स के स्टेटस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि अभी जो राज्यसभा में बिल पास हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, पूरे इशू का बैकग्राउंड पहले हम डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल बहुत बड़ा है। इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट इलेक्शंस भी और नेशनल इलेक्शंस भी। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसमें ना सिर्फ सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बल्कि पूरे देश की जनता का ट्रस्ट होना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो फिर इलेक्शन प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं होगा। इलेक्शन प्रोसेस में ट्रस्ट नहीं होगा मतलब देश की डेमोक्रेसी में ट्रस्ट ना होना। तो इससे तो लोकतंत्र की नींव ही हिल जाएगी। बट दुर्भाग्यवश अक्सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पार्शियलिटी के आरोप लगते रहते हैं। जैसे 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, उस समय आरोप लगे थे कि रूलिंग पार्टी को फेवर करने के लिए इलेक्शन डेट्स डिसाइड की गई हैं। इवन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट की जाती है इलेक्शन के दौरान, उस समय भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कई बार आरोप लग जाते हैं कि रूलिंग पार्टी को फेवर किया जा रहा है। और आरोप लगने का देखो एक बड़ा कारण पता है, यह हुआ करता था क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो, मार्च में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, उससे पहले तो कोई कानून था ही नहीं। तो ना यूनियन कैबिनेट जिसको हेड करते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री एडवाइस देते प्रेसिडेंट को और उसी एडवाइस के हिसाब से यह डिसाइड हो जाता कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। बट यह तरीका तो साफ साफ गलत है ना यार, क्योंकि प्रधानमंत्री या फिर रूलिंग पार्टी जब डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, तो वही इलेक्शन कमिश्नर फिर अपॉइंट होने के बाद अपना एहसान उतारने की कोशिश कर सकता है कि मुझे तो प्रधानमंत्री ने अपॉइंट करवाया है या फिर रूलिंग पार्टी ने अपॉइंट करवाया है, तो अब मैं भी उनकी मदद करूंगा। ऐसा भाव आ सकता है इलेक्शन कमिश्नर के अंदर। तो कायदे से निष्पक्ष ढंग से, इंडिपेंडेंट ढंग से इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होना चाहिए, यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी ताकि इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट के बाद निष्पक्ष होकर काम कर सकें, किसी का एहसान ना उतारें, किसी पार्टी की फेवर ना करें। तो इस सिलसिले में ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा कि हां, इंडिपेंडेंट ढंग से इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कोलिजियम जिसमें 3 लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्लस में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये 3 लोगों का पैनल यानी कोलिजियम मिलकर डिसाइड करेगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। अब देखो, ये कोलिजियम जो है इसमें ना तो सरकार की मेजोरिटी है ना विपक्ष की मेजोरिटी है। तो इसलिए ये पैनल जो डिसाइड करेगा ना, वो सोच समझ के निष्पक्ष होकर इंडिपेंडेंट ढंग से डिसाइड करेगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था इसी साल के मार्च में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून नहीं आ जाता ना इस मुद्दे पे कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कैसे हो, तब तक हमारा यह वर्डिक्ट इंप्लीमेंट रहेगा। अब देखो,
सेंट्रल गवर्नमेंट को ना ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पसंद नहीं आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना अगस्त में एक कानून लेके आ गई। अगस्त में सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून लेके आ गई जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि एक पैनल ये डिसाइड करेगा कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, बट उस पैनल में ना प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे मेंबर जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बजाय एक मिनिस्टर होंगे जिसे अपॉइंट किया जाएगा, जिसे नॉमिनेट किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। यहां पे पेंच आ गया। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें तीसरा मेंबर कौन था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार जो बिल लेके आई अगस्त में, उसमें तीसरा मेंबर कौन? कैबिनेट का ही एक कोलीग जिसको नॉमिनेट किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन देखो इस पैनल में 2 मिनिस्टर होंगे तो फिर फर्क ही क्या पड़ा? बात तो वही हो गई ना, सरकार ही डिसाइड कर रही है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, बढ़िया जजमेंट था, उसका कोई औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि वो जजमेंट ऐसा था कि एक बॉडी इंडिपेंडेंट ढंग से डिसाइड करेगी जिसमें ना सरकार की मेजोरिटी होगी ना विपक्ष की, बट उसे नलीफाई करके सरकार ने जो बिल इंट्रोड्यूस किया अगस्त में, उसमें तो सरकार की मेजोरिटी है उस पैनल में। सरकार ही डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। इस प्रकार के पैनल से तो एक बार फिर से सरकार अपने बंदों को इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करवाएगी और वही इलेक्शन कमिश्नर बाद में अपना एहसान उतारने की कोशिश करेंगे, यानी फेवर करेंगे रूलिंग पार्टी को। अब देखो ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, लेकिन देखो अगस्त में ना जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था ना पार्लियामेंट में, उसमें एक और प्रोविजन किया गया था। इवन इलेक्शन कमिश्नर्स के स्टेटस को डिग्रेड कर दिया गया था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो 1991 का ये एक्ट था, इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। इस एक्ट में यह लिखा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरी, पार्क्स और अलाउंसेस होंगे वो सब सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होंगे। तो ये प्रोविजन था कौन से एक्ट में? 1991 के एक्ट में। बट देखो अगस्त में सरकार जो बिल लेके आई ना, उसमें यह लिख दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स के पार्क्स, अलाउंसेस और सैलरी जो होगी वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी। कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी। पहले किसके बराबर थे? सुप्रीम कोर्ट के जज के। अगस्त में जो बिल प्रेजेंट किया उस बिल में किसके बराबर? कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। बात देखो सिर्फ सैलरी की नहीं है, बात स्टेटस की है। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान सारी चीजें, इसका मतलब स्टेटस ज्यादा है इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमिश्नर सीनियर ऑफिशियल्स को समन कर सकते हैं, इवन मिनिस्टर्स को समन कर सकते हैं अगर स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है तो। लेकिन अगर स्टेटस कैबिनेट सेक्रेटरी के समान है तो फिर ना बड़े बड़े मिनिस्टर्स को समन करने की जो पावर है ना कम रह जाती है। समझ गए? स्टेटस के हिसाब से कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगस्त वाले बिल में यह प्रोविजन भी किया गया था, बट इस प्रोविजन को लेके तो बहुत हो हल्ला मचा, हाहाकार मचा कि आप इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ एक नॉर्मल सी बॉडी बना रहे हो, जबकि बहुत पावरफुल बॉडी है। इस बॉडी का काम बहुत बड़ा है डेमोक्रेसी में। तो सरकार ने ना इस क्रिटिसिज्म को थोड़ा सीरियस लिया। अब करंट जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है ना, सरकार ने इस 2023 के बिल में यह चीज तो ठीक कर दी है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। इस बिल में ना सरकार ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमिश्नर्स का जो स्टेटस है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही होगा। यानी अगस्त में जो हमने गलती की थी उसे हमने ठीक कर दिया है। लेकिन वो चीज सरकार ने ठीक नहीं की। कौन सी? कि कौन डिसाइड करेगा कि किसे इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसके विपरीत जाके सरकार ने बिल में यह प्रोविजन किया है कि एक पैनल जिसमें प्रधानमंत्री, एक मिनिस्टर जिसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेंगे, प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी अभी भी सरकार की ही मर्जी चलेगी कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। बात देखो ये है, कहते हैं ना पॉलिटिशियंस को ना पावर का एक एडिक्शन सा हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया,
लगा सरकार को हमारे हाथ से पावर चली गई है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने की, वो बिल लेकर आ गए, फिर से पावर अपने हाथों में ले ली। देखो सरकारें तो चेंज होती रहेंगी, आज किसी पार्टी की सरकार है, कल को किसी और पार्टी की सरकार होगी, लेकिन हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस है ना, अगर ये कानून के हिसाब से काम करते हैं, निष्पक्ष होकर काम करते हैं, तो इससे देश का फायदा होता है। बट किसी भी पार्टी की सरकार हो, पिछले कुछ सालों में हुआ यह है कि देश के इंस्टीट्यूशंस कमजोर हुए हैं। आरोप सिर्फ देखो एक पार्टी पर नहीं लगा सकते, हर एक पार्टी के सरकार के दौरान ऐसा हुआ है। सीबीआई का दुरुपयोग हो, दूसरी एजेंसीज का दुरुपयोग हो, अभी भी हो रहा है और पिछली सरकारों के दौरान भी हुआ था। वही बात है, जिसके हाथ में पावर आती है ना, पावर करप्ट कर देती है। इस पे यूपीएससी ने ऐसे पूछा था 2014 में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल सीवर में मर्डर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अक्सर हम सुनते रहते हैं सारी जो ह्यूमन लाइफ्स है ना वो बहुमूल्य है, प्रीशियस है, लेकिन देखो प्रैक्टिस में शायद कुछ इंसानों की जो जान है वो कम प्रीशियस है एज कंपेरिजन टू अदर। कौन है ये लोग जिनकी जान थोड़ी कम प्रीशियस है? वो लोग जो मैनुअली सीवर से ह्यूमन एक्सक्रीटा यानी ह्यूमन वेस्ट को क्लीन करते हैं। देखो ये बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन सीवर के अंदर एंटर करता है ना बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, तो जान का खतरा है, क्योंकि काफ़ी समय से सीवर खुला नहीं होता। हार्मफुल गैसेस जो हैं वो जमा हो जाती हैं सीवर के अंदर, और एकदम से कोई इंसान सीवर के अंदर जाता है तो साफ हवा में सांस नहीं ले पाता, हार्मफुल गैसेस को इनहेल करता है, जान जा सकती है। और आंकड़े ऐसे हैं, सीवर में क्लीनिंग के लिए जाने से हर साल हंड्रेड्स जो वर्कर्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और देखो ये ह्यूमन डिग्निटी के भी अगेंस्ट है, डिग्निटी ऑफ लेबर के भी अगेंस्ट है, कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो क्लीन करने के लिए सीवर में जाता है। और उससे भी ज्यादा ये देखो तब की बात है, आज एक इंसान अपने आप पे गर्व महसूस करता है कि उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर लिया है, रोबोट्स डेवलप कर लिए हैं, लेकिन इतनी इक्विपमेंट्स और मशीन्स होने के बावजूद इंसान मैनुअली अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को साफ कर रहा है ना, तो ये ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। 2013 में एक्ट भी आया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्क्वेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। एक्ट तो आ गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब रूल्स भी चाहिए। जैसे देखो मैं आपको फर्क बताता हूं, एक्ट और रूल्स के बीच में क्या फर्क है। एक्ट तो ना एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट से एक एक्ट बन गया कि आपको यानी सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को डेली बेसिस पे 8 घंटे पढ़ना है, तो ये एक्ट हो गया। अब आप इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाओगे कि 8 घंटे में मैं 1 घंटे पॉलिटी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, 2 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटा इकोनॉमिक्स, ऐसे। मतलब पार्लियामेंट ने तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिया कि 8 घंटे आपको पढ़ना है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स आप बना रहे हो। उसी प्रकार से होता है, बहुत बार ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट के द्वारा, और फिर फर्दर स्टेट गवर्नमेंट्स उसे इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाती हैं। अब तमिलनाडु ने 2013 के इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं ना वो इस प्रकार से हैं। वैसे तो देखो जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है ना, यानी मैनुअली ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन करना, इस पर टोटली बैन है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जहां मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, मान लीजिए सीवर रुक गया, वहां पे मशीन्स भी डिप्लॉय नहीं की जा सकती, तो ऐसी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन अनिवार्य है वहां पर मैनुअल स्क्वेंजिंग को अलाउ किया जा सकता है। लेकिन वैलिड रीजंस बताने होंगे जब ये प्रोसेस मैनुअली स्टार्ट हो सके। जब रीजंस बताओगे तभी मैनुअल स्क्वेंजिंग को अलाउ किया जा सकता है कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में। लेकिन कोई इंसान जाएगा सीवर के अंदर तो पूरे प्रोटेक्टिव गियर के साथ जाएगा, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के साथ जाएगा। जैसे कि देखो एयरलाइन ब्रीदिंग apparatus, एयरलाइन रिस्पायरेटर, एयर प्यूरिफायर, गैस मास्क, डिवाइस फॉर आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, मास्क, और सबसे लास्ट में ब्रीदिंग apparatus। इसके साथ साथ क्लोरीन मास्क, इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रिससिटेटर। ये जो इमरजेंसी मेडिकल ऑक्सीजन रिससिटेटर किट होती है ना,
इसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्सन बेहोश हो गया तो उसको एकदम से ना होश में लाया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है ताकि डेथ होने से बचाया जा सके। गैस मॉनिटर फॉर गैसेज, हाइड्रोलिक डिवाइसेस और फर्स्ट एड, ये सब भी एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे मौके पर ताकि कोई अनहोनी होने से प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन देखो ये लिस्ट जो है सिर्फ इन डिवाइसेस तक सीमित नहीं है। इक्विपमेंट्स का रेगुलर मेंटेनेंस की बात कही गई है और बोला गया है जो भी वर्कर सीवर के अंदर जाएगा ना, पहले ये सारे सेफ्टी गियर पहनेगा तभी वो नीचे जा सकता है, अदरवाइज नहीं। देखो ये जो प्रैक्टिस है ना मैनुअल स्क्वेंजिंग की, ये पूरी तरह से खत्म तो आगे भी नहीं होने वाली है, लेकिन जब तक ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करेगी ना तो हमेशा ये जो कंसर्न्स है ना आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कंसर्न्स हमारे सामने आते रहेंगे कि देश के सभी सिटीजन्स की ह्यूमन ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये जो काम है ना डिग्निटी के अगेंस्ट है, और जैसा शुरुआत में भी डिस्कस किया, बहुत से वर्कर्स की तो डेथ हो जाती है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन सरकार ने जो माना है ना, सरकार ने जितनी डेथ्स को एक्नॉलेज किया है वो आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। 1993 से लेकर अभी तक 971 वर्कर्स की डेथ हो चुकी है सीवर में जाने के कारण। इसीलिए 2013 में एक्ट बना था मैनुअल स्क्वेंजिंग को रोकने के लिए, और तमिलनाडु में तो देखो ये डेथ्स सबसे ज्यादा हुई हैं। अब तमिलनाडु ने रूल्स इंप्लीमेंट किए हैं 2013 के मैनुअल स्क्वेंजिंग के एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, अच्छी चीज है, क्योंकि अगर देखो वर्कर्स पूरे सेफ्टी गियर के साथ नीचे जाते हैं ना तो फिर डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि मेन रीजन जो है ना इन डेथ्स का वो जहरीली गैसेस ही हैं। तो कोई ये सारी इक्विपमेंट्स लेके जाएगा, सेफ्टी गियर के साथ जाएगा, तो डेथ को तो प्रिवेंट किया जा सकता है। ये सारे जो रूल्स हैं तमिलनाडु सरकार लेके आई है, इन्हें अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, और प्रयास होने चाहिए ऑलरेडी जो स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर उन वर्कर्स की फैमिलीज को जिनकी डेथ हो गई है सीवर में जाने के कारण, उन्हें एडुकेटली यानी पर्याप्त मात्रा में कंपनसेट किया जाए, और अगर वो चाहते हैं इस प्रोफेशन को छोड़ना तो भी उनके लिए प्रोविजंस किया जाए। आमतौर पे एक दिक्कत ये आती है, बहुत से मैनुअल स्क्वेंजर्स ये कहते हैं भैया हम तो ये काम छोड़ना चाहते हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं और काम नहीं मिलता, तो रोजी रोटी के लिए हमें ये काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो सरकार को अल्टरनेटिव प्रोफेशन जनरेट करना होगा इन वर्कर्स के लिए, तब जाके ये जो काम है ना पूरी तरह से बंद होगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में देखो क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित पावर डिस्कस करनी है और लिमिटेशंस भी डिस्कस करनी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में। दूसरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है मैनुअल स्क्वेंजिंग से संबंधित, लीगल प्रोहिबिशन है फिर भी ये प्रैक्टिस चालू है, क्यों, और उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको सम मेजर्स बताने हैं यानी सॉल्यूशन बताने हैं समस्या को एड्रेस करने के लिए। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कमेंट बॉक्स में आप बताइए डिस्कशन आपको कैसी लगी। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।